हेलो, हाउ आर यू? सब ठीक हो? ओके, टुडे वी विल डिस्कस ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स. आवर फर्स्ट टॉपिक इज Arrhenius equation. Arrhenius equation. And second is temperature coefficient. Okay, our first topic is Arrhenius equation and second is temperature coefficient. Let's start our first topic. Our first topic is Arrhenius equation. रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बिटवीन रिलेशनशिप Arrhenius इक्वेशन से एक्सप्रेस की जाती है. इस कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर. You know very well, rate of reaction is directly proportional temperature. It means जब टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा. यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा. इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. ये कंटेनर, इस कंटेनर में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्शन करने के बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. जब आपने रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट बढ़ेंगे. मूवमेंट बढ़ने से कोलिजन पर सेकंड बढ़ जाएंगी. कोलिजन पर सेकेंड बढ़ जाएंगी और कोलिजन पर सेकेंड बढ़ने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स और तेजी से टकराने लगेंगे, टक्करें बहुत ज्यादा होने लगेंगी, यानी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी. टक्करों की संख्या बढ़ने का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. क्या बढ़ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. इट्स ओके. तो हम कह सकते हैं कि जब किसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा. इस कंसेप्ट के साथ यहां एक और फैक्ट को डिस्कस करेंगे. हम ये कहेंगे कि किसी टेम्परेचर पर सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होती है. कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होती है तो कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है. मतलब टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है कि वो एनर्जी बैरियर को पार कर सकें. एनर्जी बैरियर क्या होता है? तो एनर्जी बैरियर को समझने के लिए मैं यहां एक ग्राफ बनाता हूं. इस ग्राफ के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी बैरियर क्या होता है. आप देखिए, याद कीजिए कि इस तरीके का ग्राफ आपने कहां पढ़ा है. पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. यहां रिएक्टेंट्स और यहां प्रोडक्ट्स. जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, तो वो यहां से इस पीक पॉइंट पर पहुंचते हैं. इस पीक पॉइंट को केमिकल रिएक्शंस के लिए ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. ट्रांजिशन स्टेट. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशन स्टेट में आते हैं और ट्रांजिशन स्टेट में आने के बाद में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दैट इज क्लियर. तो यहां जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में से सपोज करते हैं कि 30% मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एनर्जी बैरियर को पार कर जाते हैं. एनर्जी बैरियर क्या हुआ? इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इस पीक पॉइंट पर यानी ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये एनर्जी, इस एनर्जी को, जिसे आपने एक्टिवेशन एनर्जी कहा, एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को एनर्जी बैरियर कहते हैं. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को यहां से ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं और ये एक्टिवेशन एनर्जी ही एनर्जी बैरियर है. हम ये कह रहे हैं
कि यहां जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से 30% रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ही ऐसे हैं जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि वो ट्रांजिशन स्टेट में आते हैं और ट्रांजिशन स्टेट में आने के बाद में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बचे हुए 70% रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो इस बारे में विचार भी नहीं कर सकते। इट मींस उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। इन 70% मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होने से ये एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पाते और प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं। लेकिन जब आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो 30% मॉलिक्यूल्स थे इनका परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये बढ़कर हो सकता है 40% हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए, यानी जो सफिशिएंट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स थे उनका परसेंटेज बढ़ जाता है, एनर्जी बैरियर क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज बढ़ जाता है और इनका परसेंटेज बढ़ जाना इसको एक्सप्लेन कर देता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाते हैं। तो ये तो थी बात हमारी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से कितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में कितनी बढ़ोतरी होती है, कितना वो बढ़ जाता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां एक इक्वेशन लिखते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जाता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं। ये इक्वेशन है आरेनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन आरेनियस अंकल ने दी, इसलिए उनके नाम के रेस्पेक्ट में इसे आरेनियस इक्वेशन कहा। आरेनियस बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखिए क्या इक्वेशन दी, उन्होंने बताया K इज इक्वल A डॉट E टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। क्लियर कंडीशन, K इज इक्वल A डॉट E टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। यहां देखिए कौन सा पैरामीटर किसको डिनोट कर रहा है। सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। तो K यू नो वेरी वेल, K क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ओके, ए यहां पर आरेनियस अंकल ने अपने नाम से कांस्टेंट रख दिया जिससे आप उनके नाम को भूल नहीं जाए। इसे कहते हैं प्री आरेनियस कांस्टेंट। ओके, ई क्या है यहां, एक्सपोनेंशियल। क्लियर कंडीशन, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल। ई क्या है यहां पे, एक्टिवेशन एनर्जी। ई क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। आर गैस कांस्टेंट है। आपने जहां भी गैस वाले चैप्टर पढ़े वहां आपने आर को भी पढ़ा होगा। आर गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स होता है, कितना होता है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, ये वैल्यू आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत यूज होने वाला है। और टी यहां टेम्परेचर है। टी क्या है, टेम्परेचर। तो देखिए कौन सा पैरामीटर किसको डिनोट कर रहा है, के रेट कांस्टेंट, ए प्री आर्लेनियस कांस्टेंट, ई एक्सपोनेंशियल, ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और टी यहां किसको डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। तो यहां फिर से हम आते हैं आर्लेनियस इक्वेशन पर। देखिए आर्लेनियस इक्वेशन में जो भी पैरामीटर्स हैं उनमें से ए आर्लेनियस कांस्टेंट, ई एक्टिवेशन एनर्जी और आर गैस कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट है, इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। इट मींस ये चेंज नहीं होते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो यहां वेरिएबल्स कौन है, यहां वेरिएबल्स हुए के रेट कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर दोनों वेरिएबल है, दोनों चेंज होते हैं। तो इस इक्वेशन से ये तो एक्सप्लेन हो जाता है कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर टी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दैट मींस यदि आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट में भी चेंज होगा, दैट इज क्लियर। लेकिन इस
इक्वेशन के इस फॉर्मेट से हम इस कंसेप्ट को इतना वेल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करें, इस इक्वेशन का थोड़ी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। इट मींस इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं और एक फॉर्मूले का डेरिवेशन दे देते हैं। किस तरीके से लिखते हैं, तो देखिए आप इस इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेने पर क्या होगा, ln k इज इक्वल ln a। जब लॉग से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनमें जो मल्टीप्लाई वाली प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए प्लस यूज करते हैं, तो यहां प्लस लिखेंगे आप लोग। और जब किसी पैरामीटर पर पावर लगी हुई होती है तो पावर को पैरामीटर के सामने लिख लेते हैं। तो यहां पावर क्या है, माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो इसको सामने लिख लेते हैं माइनस ई ए अपॉन आर टी, और आपके पास हो जाएगा ln e। देखिए यहां ln लिखने का मतलब क्या है, ये नेचुरल लॉग है और नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, e। ये e बेस लॉग है, तो हम यहां पर बता देते हैं आपको, इसका बेस भी e, इसका बेस भी e और इसका बेस भी e। नेचुरल लॉग के लिए बेस e को लिखना इतना जरूरी नहीं है, ln लिखने का मतलब ही है नेचुरल लॉग। लेकिन हमने यहां पर आपको एक फैक्ट बताने के लिए ये बात बताई है कि ln e, जब बेस e हो और ln e की वैल्यू लिखी जाए तो मैथमेटिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यानी ln e बेस e की मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको इक्वेशन को आगे सॉल्व कर लेते हैं, ln k इज इक्वल ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये मैथमेटिकली क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस नेचुरल लॉग को 10 बेस लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 बेस लॉग में कन्वर्ट करने का मतलब है ln को हटाकर उसकी जगह 2.303 लॉग लिख दिया जाए तो वो 10 बेस लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 2.303 लॉग k इज इक्वल 2.303 लॉग a माइनस ई ए अपॉन आर टी। इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसके लिए इस कंप्लीट इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर लेते हैं। जब कंप्लीट इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास एक नया इक्वेशन आ जाता है। वो इक्वेशन कौन सा होता है, log k इज इक्वल log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, दैट इज द मॉडिफाइड आर्हेनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम थोड़ा आगे फिर से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहां एक कंडीशन अप्लाई करें, इफ k1 एंड k2 आर रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2, देन यदि हम यहां K1 और K2 दो रेट कांस्टेंट T1 और T2 टेम्परेचर पर कंसीडर करें तो हम एक नए इक्वेशन को यहां लिख सकते हैं, K1 के बेस पर और K2 के बेस पर। किस तरीके से लिखेंगे, फॉर K1 तो हम लिखेंगे log K1 इज इक्वल log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और log K2 के बेस पर हम लिखें तो log K2 इज इक्वल log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इट्स ओके। इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर कंडीशन, तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए हम लिखेंगे log K2 माइनस log K1 इज इक्वल, सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको डायरेक्ट लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू आएगी ई ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर कंडीशन। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब सब्ट्रैक्शन आपके सामने हो, क्लियर कंडीशन, सब्ट्रैक्शन की कंडीशन आपके सामने हो और उसे log की फॉर्म में सॉल्व करना हो तो उन्हें डिवाइड फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो कैसे लिखोगे,
log K2 upon K1 is equal EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2. That is the modified equation for आरएनएस इक्वेशन। ये आरएनएस इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्मेट हो जाएगा। इस इक्वेशन को देखिए आप, इस इक्वेशन में कितने पैरामीटर्स हैं? इस इक्वेशन में 5 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट K1, सेकंड K2, थर्ड EA, फोर्थ T1 और फिफ्थ T2। यहां 5 पैरामीटर्स यूज हुए हैं। इन 5 पैरामीटर्स में से यदि 4 पैरामीटर्स आपके लिए नोन है तो आप फिफ्थ पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में। दैट इज क्लियर। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? ये इक्वेशन फाइनली रेट कांस्टेंट K और टेम्परेचर T के बिटवीन रिलेशनशिप को क्या करती है? एक्सप्रेस करती है। यहां हम इसको बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, आरएनएस इक्वेशन। और आज का हमारा सेकंड टॉपिक जो होगा वो होगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। हम कैसे डिफाइन करेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट को और किसी रिएक्शन में टेम्परेचर कॉफिशिएंट का क्या रोल होता है। तो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग की, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। कैसे डिफाइन करेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट को? तो जब किसी केमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए? 10 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर यदि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम बढ़ जाता है। क्लियर कंडीशन। रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जाता है? 2 to 3 टाइम। हम इसको किस तरीके से लिख पाएंगे? तो हम लिखेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट is equal rate constant when temperature increases by 10 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया जाए और रेट कांस्टेंट एट नॉर्मल टेम्परेचर। क्लियर कंडीशन। रेट कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस एंड रेट कांस्टेंट एट नॉर्मल टेम्परेचर। इनके रेशियो को ही क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहा जाता है। दैट इज क्लियर। तो ये इनका फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। रही बात टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू की, T फॉर टेम्परेचर, C फॉर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू यदि 2 हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू 2 है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्लियर कंडीशन। टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू कितनी है? 2 है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कैसे डबल हो जाएगा? तो हम इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू कितनी है? 2 है। इस रिएक्शन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा? दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? बढ़कर बढ़ेगा तो कितना बढ़कर हो जाएगा? इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो कोई डाउट नहीं है, जैसी कंडीशन गिवन है उसी के बेस पर आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आपको क्या करना है? यहां हम बात करते हैं टेम्परेचर की और यहां बात कर लेते हैं रेट की। आपको कहा गया कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 है मतलब जब भी आप रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। ये इसको बता रहा है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू 2 किसको बता रही है? कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था तो रेट ऑफ रिएक्शन R रहा। हमने जब इसको 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो ये 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? डबल हो गया, 2R हो गया। आपने फिर 10 डिग्री सेल्सियस यहां इंक्रीज किया तो ये 70 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर डबल हो गया, 4R। फिर आपने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, ये 80 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर से डबल हो गया और 8R हो गया।
और आपने जब इसको 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज की करके 90 डिग्री सेल्सियस किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फिर से डबल हो गया और 16R हो गया। तो यहां क्या आंसर आया, आपको क्या जवाब मिला कि जब रिएक्शन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ जाएगा, 16 टाइम बढ़ जाएगा। दैट इज क्लियर। तो यहां हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स को कुछ इस तरीके से टेम्परेचर कोफिशिएंट के कंसेप्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। तो ये था आज का हमारा सेकंड टॉपिक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैंने आपको बताया, आपने मुझे इतना अच्छे से सुना, इतनी आत्मीयता के साथ सुना, उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। आपके मुझे इतने अच्छे से रेस्पॉन्स मिल रहे हैं, आप मेरे वीडियोज को इतना लाइक कर रहे हैं, उसके लिए भी मेनी मेनी थैंक्स। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि अभी तक भी आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियोस में यदि आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके हर डाउट या आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगेन थैंक्स, दैट्स ऑल।